दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास का 5वां भाग। इसके 4 भाग पहले ही कवर किए जा चुके हैं। दोस्तों आप इंडियन इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य भाग भी देख सकते हैं। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा, वाणिज्य और बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आज हम मुद्रा और बैंकिंग का शेष भाग तथा सामाजिक विकास के अंतर्गत मानव विकास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आपने भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में या उसकी विशेषताओं को पढ़ने के क्रम में देखा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों का बैंक या एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि अन्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकरों का बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य क्या है? दोस्तों सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर और निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार पत्रों में आते हैं। इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों सीमांत अस्थायी सुविधा दर और निवल मांग और सावधि देयताएं ये जो हैं बैंक के कार्य संबंधी क्षेत्र में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है तो सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से। वाणिज्य बैंक या वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो सरकार को सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से उधार देते हैं। अगला प्रश्न है, कोर बैंकिंग समाधान। दोस्तों कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों कोर बैंकिंग समाधान का अर्थ ये होता है कि बैंक की शाखाओं का वह तंत्र जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो क्या संभावना होती है? तो दोस्तों जब रिजर्व बैंक या आरबीआई स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता है तो उस समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में सही ये है कि संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है और अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का मॉनिटरिंग करता है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है आपके पास, बैंक दर, सीआरआर, पीएलआर और एसएलआर में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या निर्धारित नहीं किया जाता है? तो पीएलआर जो है दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, बैंक अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? तो जो बैंक हैं उनको अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है यानी स्टैट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो दोस्तों जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमा और आरक्षित राशि रखते हैं उसको नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये होता है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होती है, यानी रिजर्व अनुपात में वृद्धि हो गई तो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अधिक मुद्रा रखनी पड़ती है। इसके कारण वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा बचती है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है दोस्तों बैंकों के नाम और उनका मुख्यालय। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय, आप इलाहाबाद में नहीं हैं, ये याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको कहाँ जमा किया जाता है? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादकीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है? NPA होता है गैर निष्पादकीय परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो दोस्तों, गैर निष्पादकीय परिसंपत्तियां वो होती हैं, ये ऐसे ऋण होते हैं जिन पर ब्याज और मुख्य रकम वसूली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, इसमें से आंतरिक ऋण के घटक कौन से हैं? तो ये तीनों ही घटक बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, ये सभी आंतरिक ऋण के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो वित्तीय सम्मेलन या वित्तीय समावेशन को दोस्तों योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं तथा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय सम्मेलन या वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में कौन कौन से बाधक हैं? तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक तत्व हैं निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन पर किसके द्वारा संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थी? तो वित्तीय समावेशन पर संस्तुतियां रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रंगराजन समिति का गठन किया गया था दोस्तों बैंकिंग सुधार के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन के लिए भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों, वित्तीय समावेशन के लिए जो भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव था, ये नचिकेत मोर समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक बैंकों की स्थापना या उनकी शाखाओं की स्थापना, जिससे बैंकिंग अधोसंरचना को प्रसार मिले। स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना स्वाभिमान योजना का लक्ष्य है। भारत में जो स्वाभिमान योजना शुरू की गई है दोस्तों, ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। एक प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बिटकॉइंस क्या होता है? दोस्तों, बिटकॉइन जो है, इसके पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। इसकी ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जाती है। ये बिटकॉइन के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन हैं आपके, सेबी, सेल, सिडबी और नाबार्ड में विपणन संस्था कौन सी है? तो सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक विपणन संस्था है, जबकि सेबी, सिडबी और नाबार्ड ये बैंकिंग से संबंधित हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी।
दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय, ये कुछ ऑप्शन है आपके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक के स्थापित होने का ऐतिहासिक क्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई आपका पहले आएगा। उसके बाद आएगा आपका अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम जो है। इसके बाद आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो रीजनल ग्रामीण बैंक हैं। इसके बाद आपका आएगा नाबार्ड। तो ये आपका सही क्रम है दोस्तों, आप इसका सन तैयार कर लीजिएगा। एसबीआई, अग्रणी बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। भारत में सुलभ मुद्रा बनती है। दोस्तों भारत में सुलभ मुद्रा जो है वो जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियों के योग से सुलभ मुद्रा बनती है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है आपके पास, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत और करेंसी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से तरलता का घटता हुआ सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे अधिक तरलता करेंसी में होती है, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा, फिर आपका आता है बैंकों के पास बचत जमा और फिर लास्ट में आता है बैंकों के पास सावधिक जमा। बैंकों के पास जो सावधिक जमा है इसकी धनराशि सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो भारत में मुद्रा गुणक को बृहद मुद्रा आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों ऐसी फॉरेन करेंसी जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा के सृजन का प्रभाव क्या होता है। तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन या नई नोटों का छपाई करना, ये अधिक स्फीतिकारी होने की संभावना इसकी होती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ और उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। तो भारतीयों द्वारा स्थापित सीमित देयता वाला और भारतीयों के द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना वर्ष 1881 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। अप्रैल 2000 में। और सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है। दोस्तों बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोस्तों IRDA का गठन किया गया है बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए। IRDA क्या नियमन करती है। तो IRDA दोस्तों बीमा कंपनियों का नियमन करती है। RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेटियों से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, कुछ ऑप्शन है आपके, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन और पहली पंचवर्षीय योजना लागू करने में सबसे पहले घटित होने वाली घटना क्या थी। तो सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों एक्चुअरीज शब्द का संबंध बीमा से होता है। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। रेपो दर को किसके द्वारा नियमित किया जाता है। तो रेपो दर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्मित किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन नियमित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। तो अल्पकालीन ऋण जो होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करता है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को ये बढ़ाएगा।
भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। दोस्तों, भारत में सहयोग निधियों का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है और सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, 1992 में सेबी अधिनियम पारित किया गया था। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां किसको सौंपी हैं? तो ये सेबी को सौंपी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंट ईयर क्या कहलाता है? दोस्तों, 1 जुलाई से 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है और जिस कंपनी के डिवेंचर धारक होते हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक क्या होते हैं? उसके लेनदार होते हैं। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हैं? दोस्तों, स्थिर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई ये मुद्रा नीति के कार्रवाई के साधन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मनी एंड क्रेडिट का जो कंट्रोलिंग पावर है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कब होगी? जब केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या अर्थ है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार की क्रियाएं से क्या आशय होता है? तो ये है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को निर्दिष्ट करता है खुला बाजार प्रचालन। अगला प्रश्न है, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच अंतर क्या होता है? तो बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच अंतर ये होता है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का जो उद्देश्य होता है ये बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होता है। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संबंध में सही कथन क्या है? दोस्तों, ये बचत खाते की तरह मांग या डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणादान से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र ऋणादान ये होता है कि कृषि, लघु और छोटे उद्यमों और दुर्बल वर्ग को ऋण देना, ये प्राथमिक क्षेत्र ऋणादान कहा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई के उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना और धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो। ये भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य हैं। भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण के साधन कौन से हैं? याद रखिएगा, चयनात्मक उधार नियंत्रण के साधन हैं न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन तथा साख स्वीकृतिकरण योजना भारत में चयनात्मक उधार के नियंत्रण के साधन हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के घटक कौन से हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके घटक होते हैं बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई, सीमांत अस्थायी सुविधा दर और परिवर्तनीय कोष अनुपात। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए छाया कीमतों की अवधारणा यानी शैडो प्राइस की अवधारणा सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत के निर्धारण में छाया कीमतों की अवधारणा का प्रतिपादन जे टिनबर्गिन ने किया था। याद रखिएगा, जे टिनबर्गिन। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया था? जुलाई 1969 में। भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो ये हैं ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री तथा वसीयतों के लिए निष्पादक और न्यासी के रूप में कार्य करना। ये भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है।
अगला प्रश्न है, कुछ कथन हैं उन पर विचार करना है आपको। गोरावाला समिति की संस्तुति के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ये सही है। और 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। गोरावाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। अगला प्रश्न है, मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना और वस्तुओं की राशनिंग में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है? तो ये है ब्याज दर को कम करना, ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही क्या है? तो ये घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, किसानों को साख, जनता की जमा, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों की मांग में से वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति कौन सी होती है? तो किसानों की साख जो है वो वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति होती है, जबकि जनता की जमा, रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों की मांग जमा ये वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, सरकार के बजट के घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय या सब्सिडी होती है, तो ये सही है। कारण है, भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायों का स्तर बहुत अधिक है। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऑप्शन हैं, एक्जिम बैंक, आईडीबीआई, नाबार्ड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली समअनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक जो है एक पूर्ण स्वामित्व वाली समअनुषंगी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के समअनुषंगी के रूप में ये स्थापित हुआ था। भारत में भविष्य निधि क्या है? संविदा आधारित बचत है भारत में भविष्य निधि। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, यानी बाजार में लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम किया जाए। बैंक दर ब्याज की वह दर होती है, तो दोस्तों बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर लिया जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित। ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। दोस्तों ये सही कथन नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये की नोट नहीं जारी करता है, अन्य सभी करेंसी नोटों को वह जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। तो 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को हमेशा अपने रिजर्व में या स्टॉक में रखना चाहिए। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। और भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह कहाँ स्थित था? दोस्तों झांग पंजाब में स्थित था प्रथम भूमि विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये लंबी अवधि के लिए। अगला प्रश्न ऑप्शन है कुछ आपके, राज्य सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, प्राथमिक ऋण संपत्तियां और भूमि विकास बैंक में से कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है भूमि विकास बैंक, ये कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक किसका भाग है? सहकारी शाख संरचना का। और केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र क्या होता है? ये जनपद स्तर पर होता है। सहकारी शाख समितियों का ढांचा कितना होता है?
दोस्तों, सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार कहाँ स्थापित किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो उपभोक्ता सहकारी भंडार इसके सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना मुद्रा प्रसार को इस तरीके से जो है वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार को ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि जब अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतें होती हैं तो उस समय मुद्रा प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह संस्था जिसका महत्व सबसे कम हुआ है? तो ये ऑप्शन है आपके भारत में निजी बैंक, विकास बैंक, निर्यात आयात बैंक और पेंशन फंड्स। तो दोस्तों, पेंशन फंड्स का जो महत्व है वो सबसे कम हुआ है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य प्रपत्र या साख का स्रोत क्या है? वाणिज्य प्रपत्र किसके साख का स्रोत है? तो ये कारपोरेट या निगम उद्योग के लिए वाणिज्य प्रपत्र साख का स्रोत होता है। लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, जो लघु अवधि ऋण होते हैं उनकी अवधि अधिकतम 15 माह की होती है। अगला प्रश्न, कुछ ऑप्शन है, मूल्य स्थिरता, आर्थिक अस्थायित्व, आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण और विदेशी विनिमय पर दर स्थिरता में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? वर्ष 1862 में, 1862 में भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा छापी गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी या लिक्विडिटी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो नकदी की समस्या है वो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक मनी किसे कहा जाता है? दोस्तों, काली मुद्रा या ब्लैक मनी वह अवैध आय होती है जिस पर आय कर नहीं दिया गया होता है। अगला प्रश्न है, एडीआर, जीटीआर, एसडीआर में से कृत्रिम मुद्रा किसे समझा जाता है? तो एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है। दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है, ये कथन सही नहीं है। इसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब किस बैंक द्वारा बनाए गए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसान क्लब बनाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। और समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल III समझौता क्या है? दोस्तों, बेसल III समझौता बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करना और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास होता है। बेसल II किससे संबंधित है? दोस्तों, बेसल II किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित बेसल II है। और बेसल III जो होता है वो बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1882 में प्रभावकारी हुआ था। भारत में कार्य संचालन कर रहे विदेशी बैंकों में से सबसे अधिक शाखाएं किसकी हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं भारत में कार्य संचालन कर रहे विदेशी बैंकों में। अब आइए देखते हैं सही सुमेलित है। एबीएन एमरो बैंक ये नीदरलैंड का है, बार्क्लेज बैंक लंदन यूके और कुकमिन बैंक दक्षिण कोरिया का है। दोस्तों, प्रतिभूत घोटाले से क्या बंद हुआ था? बैंक ऑफ कराड। बैंक ऑफ कराड प्रतिभूति घोटाले के बाद बंद हो गया था। अगला प्रश्न है, किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कैसे निर्धारित होता है? तो संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की मांग और संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से। देखिए, किसी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग और संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से उसका कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्धारित होता है।
अगला प्रश्न है भूटान, मलेशिया, मालदीव और सेशेल्स देशों में से वह जिसकी मुद्रा रुपया है। तो सेशेल्स, इसकी मुद्रा का नाम रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और चीन की मुद्रा दोस्तों युआन या रेमिनबी कही जाती है। तो चीन की मुद्रा रेमिनबी या युआन है। सही सुमेलित है, देखिए रिंगगिट मलेशिया की मुद्रा है, वहत थाईलैंड, रुपया इंडोनेशिया और वान जो है ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। याद रखिएगा, रिंगगिट मलेशिया की मुद्रा, बहत थाईलैंड, रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा और वान जो है वो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करना है। देखिए मैक्सिको, इसकी मुद्रा पेसो है, ऑस्ट्रिया की मुद्रा सीलिंग और वर्तमान में इसको यूरो कर दिया गया है, जापान की मुद्रा येन है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल कही जाती है। भारत में दोस्तों ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो भारत में ट्रेजरी बिलों का विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और देखिए भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी हैं? क्रिसिल, केयर और इक्रा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी देश के जो है मुद्रा के विश्वसनीयता को प्रदर्शित करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत में क्रिसिल, केयर और इक्रा हैं। दोस्तों पूंजीगत लाभ से क्या तात्पर्य होता है? पूंजीगत लाभ किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि जो होती है उसे पूंजीगत लाभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तरलता में या लिक्विडिटी में कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी अधिक परिसंपत्तियां रखनी पड़ती हैं। अब आइए देखते हैं मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण कौन से हैं? दोस्तों भारतीय सामाजिक संरचना ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, संस्कृतियों के लोग हैं और लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है। दोस्तों भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण ग्रामीण जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और लिंगानुपात आदि हैं। भारत में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मानव विकास संबंधी रिपोर्ट जारी की थी। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन करवाया, ये था मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक में संयुक्त सूचकांक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का जो है ये मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक में जीवन, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है ये HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संयुक्त रूप में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए देता है आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। ये आपका कथन है, ये सही है और कारण है कि इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन बी है ये कारण में नहीं आ सकता है। ए और आर दोनों तो सही होते हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव विकास से संबंधित प्रश्न है कि विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान किसने केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रस्तुत किया था और UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किससे बना है? तो याद रखिएगा दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र विकास जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है UNDP, इसका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 10 इंडिकेटर्स से बना हुआ है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर,
जन्म के समय आयु संभाविता और तो दोस्तों साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभाविता और वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन। मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 सूचकांकों का संयुक्त रूप से है, 3 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभाविता या जीवन प्रत्याशा तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन शामिल होता है। मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता HDI में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा तथा सकल नाम निवेश यानी इनरोलमेंट दर में से मानव विकास सूचकांक का एक भाग नहीं है। तो सकल नाम निवेश दर जो है ये मानव विकास सूचकांक का भाग नहीं है। स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा मानव विकास का भाग है। मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो वर्ष 1997 की रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक भी प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों मानवीय गरीबी सूचकांक कब विकसित किया गया था? वर्ष 1997 में मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। दोस्तों इसके बारे में सही नहीं कहा जा सकता है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वयस्क शिक्षा अधिक होने से शिशु मृत्यु दर कम होती है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। दोस्तों सकल राष्ट्रीय सुख या खुशी को प्रगति का सूचक किसने चुना है? तो ये है भूटान। भूटान अपना गणना जो करता है वो सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक मानता है। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है, वो भूटान है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार, इनमें से मानव अधिकारों के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ये तीनों ही मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि शिक्षा, समानता और भोजन का अधिकार मानव अधिकारों में शामिल है। हरित सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों विश्व बैंक के पर्यावरणीय और सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग द्वारा हरित सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया था। दिसंबर 2013 में जारी शैक्षिक विकास सूचकांक 2012-13 के तहत शीर्ष 5 राज्य जो हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो आप इसे जो शैक्षिक विकास सूचकांक के आधार पे जो वर्तमान का डेटा है उससे तैयार करिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मुद्रा और बैंकिंग तथा सामाजिक विकास के अंतर्गत मानव विकास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों अब कमेंट बॉक्स में आपको 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना है। राज्य के आधार पे जो भारत में राज्यों के आधार पर शीर्षस्थ मानव विकास वाला राज्य कौन सा है? इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक HDI, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार, 2020 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा स्थान है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।